हेलो स्टूडेंट्स। तो अब ये हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स। तो अब आप इसमें देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये एम्बियंट एयर है। शुरू का सिस्टम तो सेम ही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एम्बियंट एयर। और एम्बियंट एयर ये एम्बियंट एयर, और ये इस रैमिंग प्रोसेस के बाद यहाँ पर रैम्ड एयर। उसके बाद ये दिस एयर गोज टू मेन कंप्रेसर, देन इट कम्स फ्रॉम मेन कंप्रेसर एंड पासिस थ्रू दिस हीट एक्सचेंजर। ये जो पहले, इसमें दो हीट एक्सचेंजर है, एक हीट एक्सचेंजर ये है और दूसरा ये है। ठीक है, ये सेकंड हीट एक्सचेंजर है लिखा हुआ है यहाँ। तो एयर सबसे पहले इस फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में से पास होती है। इस हीट एक्सचेंजर में आप देखिए, यहाँ से रैम्ड एयर आ रही है। ठीक है, ये रैम्ड एयर आ रही है और इधर से ये मेन कंप्रेसर वाली एयर आ रही है। ठीक है, ये दोनों इसमें इनमें हीट एक्सचेंज होती है, तो इस एयर की कूलिंग हो जाती है जो मेन कंप्रेसर से आएगी यहाँ पर। उसके बाद इन दोनों हीट एक्सचेंजर के बीच में इसमें एक सेकेंडरी कंप्रेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस एयर की फिर यहाँ सेकेंडरी कंप्रेसर से कंप्रेशन होती है, और उसकी कंप्रेशन होने के बाद क्या होगा, इसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर ये इस हीट एक्सचेंजर से पास होती है, जिसमें रैम्ड एयर की हेल्प से इसकी कूलिंग होती है। उसके बाद ये कूलिंग टरबाइन में जाती है, कूलिंग टरबाइन से पास होती है और फिर केबिन में जाती है। और इस कूलिंग टरबाइन का वर्क जो है वो इस सेकेंडरी कंप्रेसर को रन करने में यूज़ कर लिया जाता है। ठीक, तो इसको आप देखिए, अगर हम इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ करें तो ये एम्बिएंट कंडीशन हो गई, 1 to 2 और 2' ये रैमिंग प्रोसेस हो गया। उसके बाद में 2' to 3 और 3' इज़ कंप्रेशन इन फर्स्ट कंप्रेसर। ठीक है, फर्स्ट कंप्रेसर में इसकी, या मेन कंप्रेसर में इसकी कंप्रेशन हुई। उसके बाद में फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में इसकी कूलिंग हुई। तो ये हमारे पास स्टेट आ गई 4। इस 4 पर आकर हमने इसको फिर एक बार कंप्रेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी कंप्रेसर। तो ये कंप्रेशन इसकी हो गई, ये वाला प्रोसेस अप टू 5 और 5' यहाँ तक। उसके बाद में सिर्फ सेकेंडरी कंप्रेसर से निकलने के बाद इसकी जो सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर है उसमें इसकी कूलिंग हुई। तो ये पॉइंट आ गया 6, और 6 पॉइंट पर इसकी एक्सपेंशन हुई टरबाइन में, कूलिंग टरबाइन में। तो पॉइंट है हमारा 7 और 7'। देन दिस हीट इज सप्लाइड टू द केबिन। ओके, तो फाइनल रूम टेम्परेचर इज T8। तो अब अगर इसको हम ये देखें कि जो हमारा पहले सिस्टम था उसमें, जो आप सबसे पहला वाला सिस्टम अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कंप्रेसर नहीं है, सॉरी ये हीट एक्सचेंजर नहीं है और ये कंप्रेसर भी नहीं है। ठीक, तो इससे क्या हुआ, आप देखिए उसमें क्या हुआ था, पहले ये रैमिंग हुई, रैमिंग के बाद ये मेन कंप्रेसर में कंप्रेशन हुई, फिर कूलिंग हुई हीट एक्सचेंजर में, और उसके बाद यहीं पर एक्सपेंशन हो गया था 4 पॉइंट से नीचे। ठीक, तो अगर 4 पॉइंट से नीचे एक्सपेंशन हो जाता तो आपको जो टेम्परेचर मिलता वो यहाँ मिलता, ये यानी टरबाइन के एग्जिट पर जो टेम्परेचर होता वो T8 होता। और अब अगर हमने, क्योंकि इसकी कंप्रेशन कर दी ये सेकेंड टाइम और फिर कूलिंग की, तो आपको जो टेम्परेचर मिला है उसकी वैल्यू ये 7 और 7' है। ठीक है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि T7 और 7' बोथ आर लेस देन दिस टेम्परेचर। ये जो मैंने आपको मार्क करके बताया है कि अगर ये नहीं होता कंप्रेशन तो हमें कूलिंग मतलब टेम्परेचर यहाँ पर मिलता। ठीक है, तो इस तरह से ये बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम वर्क करता है। ठीक, तो ये बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम जो है ये कंपैरेटिवली हायर स्पीड, जो पहले वाले सिस्टम जो पढ़े हैं उनसे थोड़ा हायर स्पीड एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ होता है। हालांकि जो उसमें सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम हमने पढ़ा था वो क्योंकि उसमें एडिशनल कूलिंग है तो दैट कैन वर्क फॉर हायर स्पीड्स ऑल्सो। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। तो अभी ये हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम है उनसे ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिखें तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी, MA इंटू CP इंटू T8 माइनस T7। आप देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस है, रेफ्रिजरेशन आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो चाहे वो पॉइंट अगर 7' है तो T8 माइनस T7', और अगर 7 है तो T8 माइनस T7। MA इंटू CP, MA इज मास फ्लो रेट ऑफ एयर एंड CP इज स्पेसिफिक हीट। इसी तरह से जो वर्क होगा वो T3' माइनस T2' होगा। यहाँ जो वर्क है वो T3' माइनस T2' है। अब ये वर्क हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, टोटल वर्क जो है आप ये कह सकते हैं कि एक ये कंप्रेसर है और ये कंप्रेसर है, तो दोनों का वर्क ऐड करना चाहिए। सेकेंडरी कंप्रेसर का वर्क हम इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि इस सेकेंडरी कंप्रेसर को जो रन कर रहे हैं वो इस टरबाइन से ही रन कर रहे हैं। ठीक है, आपको एडिशनली नहीं इसको कुछ वर्क इनपुट देना पड़ रहा है।
ठीक है, इसी सिस्टम के अंदर से ही जो वर्क प्रोड्यूस्ड है वो आप इस सेकेंडरी कंप्रेसर को रन करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए इस वर्क को इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम COP कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ये हमारा COP हो गया RE/W। अब देखिए नेक्स्ट सिस्टम है बूट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। तो जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम और उसके बाद पढ़ा था सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। तो जो सेकंड सिस्टम था सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम, वो बिल्कुल पहले जैसा ही था, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम जैसा, सिर्फ उसमें एडिशनली एक इवेपोरेटर था। तो इस बार भी ऐसा ही है। आप देखिए ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल वैसा ही है, एम्बियंट एयर, फिर रैम्ड एयर, उसके अंदर फर्स्ट हीट एक्सचेंजर, फिर सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर, फिर सेकेंडरी कंप्रेसर है, सेकेंडरी कंप्रेसर, देन सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर एंड देन इवेपोरेटर। तो इस इवेपोरेटर में वही जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें कोई इवेपोरेंट होगा, कोई इवेपोरेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा इस एयर से जो कि ये इस हीट एक्सचेंजर से आ रही है, और वो इवेपोरेट होकर यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, और इसकी कूलिंग हो जाएगी जो एयर इसके अंदर है, और फिर इस एयर को आप कूलिंग टरबाइन में सप्लाई करेंगे, फिर और इसकी कूलिंग हो जाएगी और फिर उसको केबिन में सप्लाई कर देंगे। तो इसका अगर हम TS डायग्राम देखें तो ये भी बूटस्ट्रैप सिस्टम जैसा ही है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा आ गया। 1 to 2 हमारा प्रोसेस हो गया, 1 to 2 और 2 रैमिंग, 2 to 3 और 3 compression in first compressor, then this is compression in second compressor, 5 और 2 5 डबल डैश, ये हो गई कूलिंग फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में, और नहीं सॉरी ये कूलिंग 3 to 4 ही फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में, 5 to 5 डबल डैश हुई सेकेंड हीट एक्सचेंजर में, और 5 डबल डैश to 6 हुई इवेपोरेटर में। ठीक है, अगर आपने पहले वाला सिस्टम पढ़ा हुआ तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में 6 to 7 जो है वो कूलिंग हो गई इन टरबाइन, एक्सपेंशन इन टरबाइन, और उसके बाद ये एयर जो है वो रूम में सप्लाई कर दी गई। ठीक, इसमें जो ये T8 है वो रूम टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लिखें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया MA इंटू CP इंटू T8 माइनस T7 डैश, बिल्कुल पहले जैसा ही है, और वर्क इनपुट भी MA इंटू CP इंटू T3 डैश माइनस T2 डैश। ठीक है, क्योंकि और कोई डिफरेंस आया ही नहीं है, बस इसमें ये पॉइंट हमारा 5 डबल डैश जो है ये एक्स्ट्रा आया है, बाकी सब कुछ तो पहले जैसे ही है। ठीक है ना, इस इवेपोरेटर की वजह से हमारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, वो 5 डबल डैश है। ठीक, तो ये हमारा हो गया बूट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम।